हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस देश में 50 साल शासनकाल पूरा होने के बाद मानव कांसीराम साहब का इस देश के अंदर उदय हुआ। उन्होंने यहाँ की वर्तमान स्थिति को समझा और एक बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नारा था कि सब नारा था कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जिन लोगों को आज तक आप लोगों ने पिछाड़ा है, उन लोगों को इस देश के अंदर शासन सत्ता में इनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस देश में ऐसी ऐसी जाति थी जिन्होंने कभी ना तो पार्लियामेंट का मुंह देखा, ना विधानसभा का मुंह देखा। उनका वोट लिया गया मगर उनको कभी भी सम्मान की दृष्टि से ना देखा गया, ना उनको सदन में भेजा गया। मैं तो बहुत सारी ऐसी जाति जानता हूँ, लगभग 17-18 जाति ऐसी हैं जिनको कांसीराम साहब ने पहली बार पार्लियामेंट में भेजने का काम किया और विधानसभा के सदन में भेजने का काम किया। चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हैं, चाहे वो पाल समाज के लोग हैं, चाहे वो बिंद हैं, चाहे निषाद हैं, चाहे वो सैन समाज के लोग हैं, मतलब उसमें एक लंबी लिस्ट है। तो उन्होंने उस काम को किया जिसकी आशा देश के प्रत्येक आदमी से थी, क्योंकि देश के अंदर जो संविधान बना उसमें वोट के आधार पर सरकारें बनाने की प्रावधान रखा गया कि जिसका वोट ज़्यादा होगा उसका राजा बनेगा, जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। मगर जिनका वोट ज़्यादा है वो आते ही देश के राजा नहीं बनता है। हमारी किसी भी आदमी से लड़ाई नहीं है, किसी भी जाति से लड़ाई नहीं है, किसी भी धर्म से हमारा कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। हमारी लड़ाई यदि कोई है तो हिस्सेदारी की, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी ने देश के अंदर नारा दिया। तो यदि हिस्सेदारी हमारी बनती है तो हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ना हम किसी का माल को छीनना चाहते हैं, ना हम किसी के हिस्से को लेना चाहते हैं, मगर हम अपना हिस्सा भी छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए मूवमेंट का जन्म हुआ, ये आगे बढ़ा और उसके बाद इस पार्टी के नारों को बदला भी गया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के अंदर मान और सम्मान मिलना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। तो उसके आधार पर ही पार्टी में सरकार बनी। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हमारी सरकार बनी तो पूरी दुनिया ने उसको सराहा कि भाई बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग चलाई है, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कोई भी अभी तक नेता नहीं चला पाया। तो ये काम उन्होंने करके दिखाया। अभी यहाँ आपके केंद्र में भी सरकार चलती है, यहाँ दिल्ली में भी सरकार चल रही है, जिसको मैं हमेशा खामोखा पार्टी बोलता हूँ। और वो आज कहते हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। वो सर्टिफिकेट खुद लेके घूमते हैं, लोग कहें या ना कहें वो कहते हैं हम कट्टर है भाई, हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार को दूर करने वाले लोग हैं। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में 402 सीट हैं, पहले 425 होती थी, आज वर्तमान में 402 हैं। दिल्ली में मात्र 70 सीट है, यहाँ 6 मंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीट हैं, तो वहाँ यदि कैबिनेट बनती है तो वहाँ 36 मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। तो कट्टर का सर्टिफिकेट लेने वालों और हमारे देने वाले लोग, उनको समझ लेना चाहिए कि एक भी मंत्री बहन कुमारी मायावती के टाइम पे कोई जेल में गया? एक भी मंत्री कोई जेल में गया? एक भी मंत्री जेल में नहीं गया। आरोप लगाना एक अलग बात है, मगर जेल के पीछे खड़ा हो जाना एक अलग बात है। और उसके बावजूद भी जेल में जाने के बाद भी देखो किस तरह भावना से, पहले भी आपकी भावना से खेला और आज भी भावना से खेलने की बात करते हैं। पहले आपको मांगने वाला बनाया। इस आज़ादी में ज़्यादातर लोगों को मांगने वाला इस देश के अंदर बनाया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मांगने वालों को सम्मान होता है, देने वालों को होता है? और हम लोग एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो कौन लोग हैं इस देश के अंदर? वो मांगने वाले लोग हैं। और मांगने वाले का सम्मान नहीं है, ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, बुजुर्गों ने भी कहा है कि मांगने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। और यहाँ आप लोगों को इस देश के अंदर मांगने वाला बनाया।
एकमात्र बहुजन समाज पार्टी तो इस देश के अंदर देने वाला बनाना चाहती है। वो कहते हैं फ्री पानी देंगे, वो फ्री का लॉलीपॉप दिखाते हैं। हम आपको सत्ता का लॉलीपॉप दिखाते हैं। ये लॉलीपॉप नहीं है सत्ता का, ये आपके अंदर चाहत पैदा करने की। यदि हम चाहे बहुत से सरकारें बन सकती हैं, यदि हमारे बहुत से सरकार बन सकती है, तो हम इस वोट का यदि इस्तेमाल अपने लिए कर लें तो हमारी बन सकती है। तो ये लोग बोलते थे कि हो सकता नहीं, हमारे लोग बोलते थे, गरीब लोग बोलते हैं हो सकता नहीं, तो कांची राम साहब ने हो सकता, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यदि गरीब इस देश के अंदर इकट्ठे हो जाए, चाहे वो ब्राह्मण समाज में हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज में हो, चाहे वो वैश्य समाज में हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सरकार में, तो बहुत सारे संख्या में गरीब होते ही हैं। यदि ये सारे गरीब इकट्ठे हो जाए तो इन गरीबों का भी राजा बन सकता है। तो जब ये कट्टरता की बात कर रहे हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, हम से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, तो जब उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई तो किसी से हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, किसी से कोई वादा भी नहीं किया था, किसी को कोई लालच भी नहीं दिया था। मगर आप उत्तर प्रदेश में अंदर जाकर पता करें, 4.5 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार, 5 साल की सरकार, ये हमें मौका मिला। तो इसके अंदर बहन जी ने किसी भी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। यदि वहां नौकरी निकाली तो वहां ब्राह्मण समाज का बेटा भी लगा, वहां क्षत्रिय का बेटा भी लगा, वहां वैश्य का बेटा भी लगा, वहां मुस्लिम का भी बेटा लगा, वहां ओबीसी का बेटा भी लगा, सुरगास का बेटा भी लगा। मगर आज यहाँ उत्तर दिल्ली देश की राजधानी में कितना आपसे इमोशनली ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है। जेल जाने की तैयारी, पता है कि जेल जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, और अभी तो जो मुखिया वो भी जाएगा, जैसे जैसे सिकंदर कसता जा रहा है तो मतलब उम्मीद है वो भी जाएगा। क्या बोला उसने? पहले तो गांधी जी की समाधि पे गए, जो बोलता था कि भाई कभी भी दारू नहीं पीनी चाहिए, और दारू की सजा याफ्ता आदमी जो दारू के घोटाले में पहले गांधी जी के पास पहुंचा, सर्टिफिकेट लेने वहां पहुंचा। फिर क्या बोला उसने? जैसे आज मैं भाषण दे रहा हूं वैसे उसने भी भाषण दिया कि मेरे पास दिल्ली के अभिभावकों का मतलब ना कि दुआएं हैं, यहाँ के बच्चों की मेरे पास दुआएं हैं, और प्यारे बच्चों पढ़ते रहना, आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, अच्छे नंबरों लेके आना। जेल जाने की तैयारी और बात क्या कर रहे हैं? मतलब वो यहाँ फिर भी खेल गया, भावना से फिर खेल गया, और अभी भी जेल में है, 4 दिन के रिमांड है या 5 दिन के रिमांड में है। अब भी भाषा मतलब उनके नेता यही बोल रहे हैं कि वो कट्टर है, वो ईमानदार है, वो ये है और वो है। हमारा स्कूल का मॉडल इतना बढ़िया चल गया, हमारा मतलब जो ना क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का जो मोहल्ला क्लिनिक का इतना बढ़िया मतलब जो मॉडल पेश कर दिया दुनिया में। अरे यदि मतलब मॉडल देखना है शिक्षा का तो उत्तर प्रदेश में जाओ, बहन जी की सरकार के अंदर 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई। क्या बनाई? 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने शासनकाल के अंदर। जो दिल्ली के सबसे नज़दीक में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, यहाँ जाकर गौतम नगर है, यहाँ जाकर देख लेना, जिला है। 511 एकड़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई। यहाँ की शिक्षा की बात करने में कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, कितने नए स्कूल बनाए। 572 बहन जी ने प्राइमरी स्कूल खोले, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी वहाँ पर ITI खोलने पर। नई बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी नहीं। ये बताएं खड़े होकर कि एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाई हो, एक भी नया स्कूल बनाया हो। मगर लोगों को ऐसा लॉलीपॉप दे रखा है, भी इनसे बड़ा ईमानदार कट्टर आदमी नहीं, यानी चोरी भी और सीनाजोरी भी। कितना बेहतर तरीके से काम चल रहा है कि ये लोग गरीब, क्योंकि आज हमारे लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक साजिश के तहत मतलब ना ये इस हाशिए पर है। बहुजन समाज पार्टी
में हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी वोट नहीं डालते, वो आज भी गुरेज करते हैं बहुजन समाज पार्टी से। वो कहते हैं हमें तो ट्रांसफर प्रमोशन और जो ना हमें तो भैया अच्छी पोस्टिंग चाहिए। क्या चक्कर है, कहाँ पार्टी वार्टी के चक्कर में लगे हैं। जब सरकार बनी तब भी अखबार ने लिखा कि ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक पहुँची है तो ये गरीब लोगों की वजह से पहुँची है, जिनके घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है। आज दुर्भाग्य की पढ़ा लिखा समाज इनसे बहुत दूर है, पार्टी से आज भी दूर है, कल भी दूर था। मगर इतनी नफरत के बाद भी इतने लोग ना चाहत होते भी फिर भी इतने पागल लोग देश के अंदर हैं हमारे जैसे। हमें तो लोग क्रैक बोलते हैं। मैं तो 19 साल 2 महीने भारत सरकार की नौकरी भी करके आया। 10% कमीशन भारत सरकार की तरफ से मिलता था चोरी का, जो ईमानदारी का था बिल्कुल, कि साइन करो और 10% कमीशन ले जाओ घर, मगर छोड़ के आ गए वहाँ पर। तो अब हमें पागल नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे लोग? घर वाले भी और पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी। क्या साला पागल आदमी है, बढ़िया नौकरी बाबा साहब की मेहरबानी मिल छोड़ छाड़ के यहाँ पर आगे। तो यदि ईमानदारी दिखानी है तो काम में ईमानदारी दिखानी चाहिए। मगर हमारे लोग जिस पार्टी को हमें मजबूत करना चाहिए उससे हम दूर उससे करते हैं, और दूर करने के बाद भी आज यदि बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी आज भी 3 नंबर की, तीसरे नंबर की ताकत रखती है, क्योंकि उसमें हमारे जैसे पागल लोग रहते हैं जिनका सिर फिर गया है। क्या खरीदार हमारा नहीं आया होगा? आज 29 विधायक बीएसपी के हैं आम पार्टी के अंदर, जो खामुखा पार्टी है, जो यहाँ पर राजनीति सीख रहे थे, जो यहाँ राजनीति करते थे। यहाँ से जैसे ही लगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, उस समय तो कमजोर भी नहीं थी, मगर यहाँ कुछ देना ना पड़ जाए, यहाँ कुछ मेहनत ना करना पड़ जाए, आराम से बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपकी जेब से पैसे निकालना चाहती है। बहुजन समाज यदि आपकी लड़ाई लड़े तो आपके पैसे से मतलब लड़ाई लड़ना चाहती है। ये काम तो हमारी नेता भी कर सकती थी। ये जो काम इन लोगों ने किया, कट्टर ईमानदार लोगों ने, ये काम तो हमारी नेता भी कर सकती थी। भाई यदि घोटाला करके ही पार्टी को आगे बढ़ाना था तो ये काम बहन जी भी कर लेती, मगर उन्होंने घोटाला करके पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया। वो साल के अंदर आपके पास भेजती है, महीने में आपके पास भेजती हैं कि भाई ये प्रदेश को चलाना है, तो महीने में मेंटेनेंस दीजिए आप। ये यदि केंद्र ने हमारे ये दफ्तर हमें बना के दे दिया है तो इसकी लाइट, बिजली, पानी, यहाँ की व्यवस्था, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, खाना पानी, चाय, जो भी है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? केंद्र करेगा या हमें करना चाहिए? प्रदेश के लोग करना चाहिए। तो प्रदेश के लोगों को बोलते हैं कि हर महीने आप लोग विधानसभा वाइज चंदा इकट्ठा करो। फिर साल में हम लोग एक बार 200 रुपये की मेंबरशिप काटते हैं, जिससे हम केंद्र को चलाते हैं। जो हमारे केंद्र के अंदर आज 29 राज्य हैं, अब तो शायद 28 रह गए, एक कम हो गया। तो 28 राज्य के अंदर 24 राज्य में बहुजन समाज पार्टी का संगठन चलता है। 20 राज्य में ऐसे दफ्तर बहन जी ने खोल के दे रखे हैं अपनी पार्टी की प्रॉपर्टी के द्वारा, तो उनको भी चलाना है। तो उसके लिए हम 200 रुपये मेंबरशिप लेते हैं। हम किसी उद्योगपति से या ऐसा मतलब 2 नंबर का काम नहीं करते। हमारी नेता ने नहीं किया, 4 बार उनको मौका मिला, तो हम लोग क्या करते हैं? यदि कोई टिकट लड़ने आता है, चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो हम उससे भी बात करते हैं कि भाई तुम आज आए हो पार्टी के अंदर, ये लोग 40 साल से काम कर रहे हैं, आप आते ही आपको टिकट भी चाहिए, तो भाई आप कम से कम इतनी मेंबरशिप तो दे दो जितने लोगों ने 42 साल या 40 साल में दिए। तो आप पार्टी में यदि पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो फिर पार्टी को मदद करने के लिए घर को चलाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। यदि आप चुनाव में सक्षम हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि आपने एक बजट बनाया है कि भाई मैं इतना पैसा खर्च करूँगा, क्योंकि सरकार भी बजट बनाती है, आदमी भी अपना बजट बनाता है, तो उस बजट में से कुछ हिस्सेदारी पार्टी के लिए भी, पार्टी को चलाने के लिए आप दे दो। अब इसे कहते हैं भाई हम तो टिकट बेच रहे हैं।
इसे लोग बोलते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम टिकट बेच रहे हैं, और जो टिकट बेचते हैं उन्हें कोई नहीं बोलता। अभी खामोखा पार्टी में टिकट बटे हैं, आप लोग भली बात ही परिचित होंगे कि कितना पैसे लेके टिकट लोगों ने दिए। यहाँ हम 200 रुपये देने में भी मतलब 365 दिन, 365 दिन में हम लोग सिर्फ 200 रुपये मांगते हैं, यानी 1 रुपया भी एक दिन के हिस्से में नहीं आता। क्या हम 1 रुपया भी नहीं देते पार्टी के लिए साल के अंदर एक बार? मगर हम जाते ही बोलते हैं यार भाई देखो ये आगे मांगने वाले, ये पार्टी में मांगने वाले, ये बस इनका तो भाई धंधा मांगना ही है। और हमारा मुकाबला किससे है? अभी हम लोगों ने रिटर्न भरा है, बीएसपी ने भी रिटर्न भरा है और आम पार्टी ने भी रिटर्न भरा है। 6000 करोड़ का रिटर्न भरा उन्होंने। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है? 6000 करोड़। और हमारी प्रॉपर्टी कितनी है? बहुजन समाज पार्टी 600 करोड़। और 600 करोड़ कैसे? जो मैंने भी आपको दफ्तर गिनवाए हैं, यह प्रॉपर्टी आपको जो गिनवाई है, यदि ये हमने 5 लाख का खरीदा था या 10 लाख का 50 लाख का खरीदा था तो 10 साल में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5 करोड़ हो जाएगी। तो ऐसी जो हमारी पार्टी की संपत्ति है उसे हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं भाई इतना पैसा इनके पास है, अभी बहन जी के पास पैसे की कमी नहीं। ये पैसा नहीं है, ये हमारी संपत्ति एसेट है पार्टी की एक, कि भाई इतनी हमारी मतलब संपत्ति है। मगर हमारे लोग उसे नोट में कन्वर्ट करते हैं। भाई नोट इतने में मायावती के पास तो पूछे मत, चंदा देने की जरूरत ही नहीं है। और जो 600 करोड़ की पार्टी है उसे कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा धन उनके पास है ना, अभी उनको 600 करोड़ से ज्यादा उनको तो चंदा मिला है, और हमें तो भाई 6 करोड़ भी नहीं मिलता। तो मुकाबला हमारा उन लोगों से है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो ये पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है कुर्बानी मांगती है। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ आपको देने वाला बनाएंगे बस। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं होता। हमें राजा किसको बनाना है? हमें ब्राह्मण के गरीब बेटे को भी राजा बनाने की बात करनी है, जिनको आज तो उन्होंने छोड़ कर रखा है। ठाकुर समाज के बेटों को भी, वैश्य समाज के बेटों को भी, मुस्लिम समाज के बेटों को भी, ओबीसी समाज के बेटों को भी, और अपने सुरकास के बेटों को भी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं बात करूँगी, ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जब तक ये राजा नहीं बनेंगे तब तक ये खुशहाल नहीं हो सकते। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। तो ये जब तक ये दल नहीं बनाएंगे तब तक आपका मतलब कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। क्योंकि ये आपकी समस्या का हल करने वाले लोग नहीं है। जो केंद्र में बैठे, जो राज्यों में बैठे, ये आपकी समस्या का हल करने वाला नहीं है, और आपको सत्ता से दूर करना चाहते हैं कि इन गरीबों की नहीं बन जाए, चाहे किसी की बन जाए। और उसका उदाहरण है दिल्ली, देश की राजधानी, और पंजाब। जब बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर यहाँ पे 14.6% वोट ले लिया तो एक बुढ़े को लाके बैठा दिया यहाँ पर, अन्ना हजारे को, अन्ना हजारे को लाके यहाँ पे बैठा दिया। अन्ना हजारे बात करने लगा लोकपाल की, अन्ना हजारे करने लगा भ्रष्टाचार की। और इस देश के अंदर इस आंदोलन से पहले राष्ट्रीय झंडे का कभी अपमान नहीं हुआ जितना अपमान अब होने लगा है। अब तो तुम्हारी गलियों में खंबे खड़े हैं, देश झंडा लहरा रहा नहीं। कितने कितने लंबे मतलब लगा दिए, पाइप लगा दिए, उनमें झंडा लगा दिया। कभी आपने सोचा है एक झंडे की कीमत कितनी है? पता है आपको? एक झंडे की कॉस्ट 35 लाख रुपए है लगाने की। कितनी है? 35 लाख में एक झंडा लगाया ये। अब 35 लाख में इन्होंने इतने झंडे पूरे देश में लगा दिए हैं, तो भाई कौन सी तुमने क्रांति आ रही, कौन से तुमने मतलब सीने के मतलब फाड़ दी मतलब छाती कि भाई हम अब देशभक्त हो गए। कितने पाकिस्तान को खींच के ले आए तुम, कितने मतलब तुम चीन को खींच के ले आए। कल भी तुम ऐसे रहते थे, आज भी ऐसे रहते हैं, वही बात कर रहे हैं। पहले भी वही चोरी कर रहे थे, आज भी वही चोरी कर रहे हैं।
मगर उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट निकाल लिया तुम्हें मूर्ख बनाने का कि तुम्हारी भावनाओं से कैसे खेला जाए। तुम्हें भावनाओं से खेल के गरीब लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा भावनात्मक आदमी गरीब होता है। कोई जरा सा लग जाए किसी को तो तुरंत उसको दर्द आ जाएगा। और जो धन्ना सेठ है, तुम मरे पड़े रहो, तुम उठाने भी नहीं आएगा, उसे जरूरत नहीं है, मरा पड़ा मरा दे, क्या लेना देना है। मगर यदि गरीब आदमी किसी को देख ले तो उसको दर्द उसका देखा नहीं जाता। तो तुम्हारे भावनाओं से खेल के मतलब तुम्हें मूर्ख बनाने में लगे, और हम लोग भावनाओं में खेल के मूर्ख बनते हैं। मगर भावनाओं से खेलकर बहुजन समाज पार्टी आपको ये आंदोलन नहीं कराना चाहती। बहुजन समाज आपको ना बिकने वाला समाज बनाकर आपके पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में आपको भागीदारी देना चाहती है कि जाओ और भागीदारी लो और अपनी गरीबी स्वयं दूर करो। मगर हम लोग उससे गुरेज करते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने भी लोग इधर चल कर आए हैं, आप लोग इस मूवमेंट को समझेंगे और मूवमेंट को समझ के फिर आगे कदम बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको। यहाँ जो घर फूके आप ना, वो तमाशा देखेगा। हमारे लोग कहते हैं भाई ये बीएसपी लोग आते नहीं है, जाते नहीं है कहीं, किसी के दर्द में नहीं, किसी कुछ में। बीएसपी के लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जेब से अपना पैसा, अपने बीवी बच्चों से अलग हट के जो भी बचता है उसका, उसे लगाकर वो बेचारा काम करता है। अब बाबा साहब तो कहते थे कि भाई जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो डेली आत्महत्या करता है। एक आदमी वो आत्महत्या करता है कि फंदे में डाला, खत्म। और जो सामाजिक काम करता है तो रोज़ गाली खाता है बीवी की। मैं तो रोज़ खाता हूँ, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ। मेरी बीवी रोज़ मुझे मतलब जना पराठे के साथ गाली लगा के भेजती है कि देखो ये बराती है, ये रात को आया था 11 बजे 12 बजे, रात हम तो डेली 12-1 बजे पहुँचते हैं कि देखो ये सुबह निकला था खा के और अब आया ये 12 बजे। और सुबह फिर ना मतलब सुबह मतलब ना मैंने अपना सुबह मतलब वो सर्विस करती है गलती से, तो वो 10 बजे तक सो रही थी, मुझे 10 बजे यहाँ पर आना था। मैंने मिक्सी चला दी, उसने गेट बंद कर लिया कि देखो ये मुसीबत आदमी एक दिन भी नहीं सोने दे रहा। तो वो तो गाली बकेगी, बोले बकेगी। अब बच्चे भी गाली बकते हैं कि देखो ये कहते तो उस समय हम सरकारें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। सरकार वगैरह बनती नहीं है। सरकार चाहे बने या ना बने, मगर यदि सरकार यदि डरती है तो सिर्फ एक पार्टी डरती है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। यदि हमारे जैसे आप जैसे लोग भी काम करना बंद कर दें तो खुलेआम शराब बोलेंगे, एक के साथ एक फ्री, फिर तो 5 फ्री कर देंगे वो कि एक के साथ 5 फ्री, ले जाओ बेटा। आज यदि डर है तो इन गरीबों का डर है, इस गरीब पार्टी का डर है, एकमात्र नेता का डर है। अरे यदि बहन जी को अपनी चाहत जग जाए, उनका भी स्वार्थ जग जाए, वो भी चाहें यार मैं रोज गाली खाती हूँ, रोज ये मेरे समाज के लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो वो भी मोदी से बात कर ले। भाई मोदी से यदि केजरीवाल मतलब जो ना केजरीवाल बात कर सकता है, राम अठावले बात कर सकता है, रामविलास पासवान बात कर सकता है, उदित राय बात कर सकता है, तो बहन जी भी तो कर सकती हैं। वो भी कहते भाई यार छोड़ो चक्कर को यार, ये ना वोट देते ना कुछ, ना चंदा भी देते, कुछ नहीं करते, सुबह शाम तक दिमाग और खराब करते। जो भी कहता है कि बहन जी से मिलवा दो, बहन जी से मिलवा दो, एक बार मिलवा दो तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। हम ये सोचते हैं कि बहन जी का फोन ना आए कि बहन जी से मिलना ना पड़ जाए, क्योंकि हमें पता है बहन जी से मिलेंगे तो 10 बात सुनने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग तो उनसे दूरी बनाते हैं कि भाई काम में लगे रहें चुपचाप, जब कोई काम आएगा तो बुला लेंगे अपने आप। मगर हमारे लोग यहाँ पर सुबह शाम इसी काम में लगे रहते हैं। तो मिलने से काम नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलेगा। कांशीराम साहब ने कहा भाई जब मेरे यहाँ दर्द लगा, मुझे यहाँ दर्द हुआ, मुझे महसूस हुआ मेरे समाज पर इन पर अन्याय अत्याचार हो रहा, तो मैं सब कुछ अपना छोड़ के मैदान में आ गया। अब मेरे से मतलब बहुत लोग से बोलते कि साहब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। साहब बोले मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है भाई, छोड़ दे। मैं तो पूछ के नहीं आया किसी से, जब मैं पूछ के नहीं आया तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? आज नौकरी छोड़ने की बात करता, कल कहेगा मेरे बच्चे नहीं पल रहे, फिर मुझसे हिसाब किताब मांगेगा। तो यदि दर्द यहाँ जगह है तो फिर दर्द के लिए कुर्बानी देनी होगी, गाली खानी होगी, अपमान झेलना होगा। जितना ज़्यादा जितना भी जिस आदमी ने अपमान झेला है उसी आदमी को दुनिया में सम्मान मिला है। जो घर रहा वो मरा रहा, जो बाहर रहा वो अमर रहा। जो घर में रहते हैं वो मरे समान है,
बीबी कहेगी लाइट खराब है, ये पानी की टंकी खराब है, ये बच्चे को फलाना करना है, ये सब्जी काट दे, ये फलाना कर दे। भाई हमने तो ना सब्जी काटी ना कुछ, हम तो राजा बनने की बात कर रहे हैं कि राजा बनना। उसे हमें राजा बनना पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं है, उसे चाहिए चूल्हा, उसे चाहिए पैसा और हमें चाहिए सत्ता। तो ये सत्ता मिलेगी। अब हम लोग गली गली में जाएंगे। आज मौका है आप लोगों के पास। जो वर्तमान स्थिति बनी है ये आपके फेवर में बन रही है। आप गली गली जाकर लोगों से पूछेंगे, महिलाओं से ही बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे, महिलाओं से जाकर पूछेंगे सिलेंडर कितने का है? 1153 रुपये का, 11,3। चलो 3 मैंने 50,000 से बोल दी, हो जाएंगे 10 दिन बाद हो जाएंगे। यानी 1100 का सिलेंडर लेके एक महिला, मतलब कल 400 रुपये का था, आज वो 1100 रुपये का हो गया। हम पूछेंगे तेल का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है, सब्जियों का भाव क्या है, क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, किसे वोट दी, क्यों दी? तो हिसाब किताब मांगेंगे, पूछेंगे, जगाएंगे, झंझोड़ेंगे उसको, तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और यदि आपने 50% लोगों को भी समझा दिया तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई आधे लोग तो उनके खिलाफ जाएंगे, और कैसे खिलाफ जाएंगे मैं उसका उदाहरण बता देता हूँ। कांसीराम साहब ने एक मीटिंग ली, एक कैडर किया 50 लोगों का, और जैसे साहब बैठे हैं, लक्ष्मी नगर वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, इनके कान में उन्होंने कुछ बात कही और इन्होंने बोला भाई अब अगले के कान में बोल, तू अगले के में, तू अगले में, तू अगले में, तू अगले में, सब करते हुए लास्ट में इधर आगे सुरेंद्र के पास। चौधरी तो खतरनाक है सुरेंद्र कुमार, उसका तो उसे सीधा ही करना है। तो सुरेंद्र के कान में, सुरेंद्र पूछा पता भी क्या बोला? इन्होंने कहा साहब बोला है कि यहाँ से मेरे कान में इन्होंने बोला है कि कोल्ड ड्रिंक खट्टी है। अब इनको खड़ा के कि भाई बताओ तुम्हें क्या बोला था तुम्हारे कान में? इन्होंने कहा साहब मुझे बोला कोल्ड ड्रिंक ठंडी है। आप ठंडी से मतलब खट्टी होगी, मतलब कितने लोगों के बीच में? 50 लोगों के बीच में। तो 50 लोगों को तो खट्टी कर ही दोगे आप। यदि 50 लोगों के बीच में अपनी बात को हमने बचा दिया तो 50 लोग तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही काम करना है बस, तो हमारा काम आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। हम लोग होपलेस लोग हैं, हमें होप नहीं है, हमें होपफुल बनाना है बस। और ये कैसे बनेगा? ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ये सेल्फ हेल्प से चलेगा। यदि लड़ाई आपकी है तो पैसा भी आपकी जेब से जाना चाहिए। जब आपकी जेब से पैसा जाएगा तो आपको दर्द आएगा कि नहीं ये मूवमेंट है, इसमें हमें लड़ाई लड़नी है। और यदि किसी उद्योगपति से आ रही है, किसी टाटा अंबानी से आ रही है, तो भाई फिर तुम्हें तो तुम फिरते रहो, तुम्हारे बेटों की नौकरी छिन जाए कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए तो दिक्कत नहीं। भाई अभी ये सरकार बनी है, जो दिल्ली की सरकार बनी है, जो लोग बोलते थे मैं 12 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, कितने? 12 लाख। RTI लगा के लोग, किसी ने पूछा, एक ने तो कल वीडियो देख रहा 440 बता रहा था, पर एक वीडियो में आया था भाई 3256 नौकरी कुल आज तक इन्होंने 9 साल की सरकार में दी। तो हम तो नारा लगाते हैं कि फ्री नहीं रोजगार चाहिए, फ्री नहीं रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो ये बहुजन समाज पार्टी सत्ता और सम्मान का मूवमेंट है। हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान देना चाहती है, हर आदमी के उसकी हिस्सेदारी उसको देना चाहती है, बराबर हिस्सेदारी उसको देना चाहती है। किसी का माल छीनना नहीं है, हर आदमी को देने की बात करती है, लेने की बात नहीं करती कि भाई चलो दे के आएंगे। मगर वो इतनी आसान है, देना इतना आसान खेल नहीं है। दे वो ही पाएगा जो पहले कमा के रखेगा, और कमाएगा कहाँ से? बिना सत्ता के। नहीं तो चोरी करोगे, तो चोरी हमें करनी नहीं है। ईमानदारी से हमारा सबसे आसान काम है कि सत्ता की प्राप्ति 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार वोट देना सिर्फ। और उसका भी बाबा साहब ने इंतजाम किया है। पता नहीं कहाँ गिग्गी बनती है हमारे लोगों की, कहाँ टांगे कांपती है। बाबा साहब ने तो वोट भी, यदि हम आप लोग देने जाते हैं तो क्या खुले मैदान में जाते हो? बंद कमरे में, बंद कमरे में भी, कमरे के अंदर भी जहाँ वोट डाले जाएगा कोई देखता है आपको? यानी वोट को भी वोट में डालने का इंतजाम किया। वो जानते थे इन गरीबों की टांग कहाँ जाएगी भाई, इनकी गिग्गी बन जाएगी, कोई इनको डरा देगा, इनकी उंगली इधर की जगह इधर चली जाएगी। तो बाबा साहब ने तो उसका भी इंतजाम किया।
मगर हम लोग यहाँ से कांप रहे हैं। ये जो हमारा ऊपर वाला है ये बहुत ख़राब है। जब भी बात करेंगे भाई तुम्हारा ऊपर वाला ख़राब है, पता नहीं ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला ये है आपका दिमाग। यदि यहाँ से आप हार गए, यहाँ से आपने मतलब ना अपने को हारा समझ लिया, तो भाई आपका ऊपर वाला ख़राब ही रहेगा। इस ऊपर वाले को ठीक करना है, इसको खुराक पिलानी है, तब आपकी बात बनेगी। तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चाहत बनाई है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये मीटिंग दिल्ली में मील का पत्थर साबित होगी। और मैंने तो 2-3 महीने पहले मुझे ब्रिजलाल जी ने बुलाया अपने घर के साथ, कुछ नौजवान हैं, जरा इनसे बात, इनके बहुत सवाल हैं। तो मैं लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे इन लोगों से बातचीत आपकी 2.5-3 घंटे बातचीत करने के बाद फिर मैंने कहा भाई आप आओ, पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि आप चाहते हैं भगत सिंह बनना है, आप चाहते हैं काम होना चाहिए पार्टी में। तो मैंने कहा आप चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, पर आप चाहते हैं कि मेरे घर में नहीं हो, पड़ोसी घर में होना चाहिए। तो यदि आपको लग रहा है कि मामला गंभीर है, काम नहीं हो रहा, तो आप लो जिम्मेदारी, आओ मैदान में और हम आपको जिम्मेदारी देंगे। हमारी नेता का आदेश है कि 50% नौजवानों को भागीदारी देनी है। तो आपको हमें हमारी तरफ से निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है, आप आइए। और आप तो जितने लोग यहाँ पर आए एक ही विधानसभा से चल कर आए, 1-2 इधर उधर से आए हैं। मैंने तो इन्हें कहा 70 की 70 विधानसभा, जहाँ पर भी आपके लोग हैं, जिस भी संगठन में आपसे पहले आप काम कर रहे थे, आप हमें 70 की 70 विधानसभा दे दो, हम ऐसी सबको जिम्मेदारी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये हमारी पूरी कैबिनेट जितने भी है सब आपके साथ है, हमारी नेता आपके साथ है। उनकी चाहत है कि भाई नौजवानों को मौका दें। मेरी उम्र 62 साल की हो गई है, देखने में लग रहा हूँ 62 साल की उम्र हो गई है और 26 साल से मुझे डायबिटीज़ है। सुबह इंजेक्शन ठोकता हूँ, रात को फिर जाकर ठोकूंगा, तब खाना खाऊंगा। और किसी को डायबिटीज हो जाए तो घर वाले उसे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि मरेगा तू तो मरेगा, ये हमारी जिंदगी को तबाह करके जाएगा। मगर हमें ना तो डायबिटीज यहाँ नहीं है मेरे, कोई भी चीज़ यहाँ की खतरनाक है, ऊपर वाला ख़राब हो जाएगा सब। यहाँ बिल्कुल डायबिटीज नहीं है। मैं 17 साल की उम्र में लगा था, मैंने सन 82 में कांसीराम साहब को सुना, और सन 82 से लेकर आज तक एक भी दिन का ब्रेक नहीं है, लगातार इस मोमेंट में काम किए हैं। तो इसलिए मैं ना तो मेरी उम्र, लोग कहते हैं मेरे साथ के लोग मंत्री बन गए, राज्यसभा में चले गए, MLC बन गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, मैं यहीं कहीं। मगर जो काम मैं कर लूँगा, मेरी नेता की नज़र में कोई दूसरा MP भी नहीं करता है। क्योंकि संगठन यदि मास्टर जो बच्चों को पढ़ाता है वो IAS नहीं बन सकता, वो IAS बना सकता है। तो हम बनाने वाले लोग हैं, हम नेता बनाने वाले लोग हैं। हम उस फैक्ट्री के में हमें वो जिम्मेदारी मिली है कि हम आपको नए लोगों को तैयार करके इस लायक बनाना है कि वो MP MLA राज्यसभा में पहुँचने लायक बन जाए। अब यदि हम ये सोचने लगे कि मैं क्यों नहीं पहुँचा भाई, मुझे तो काम ही नहीं करना चाहिए, तो भाई ये है गड़बड़। देने की चाह लेके आए थे, जिस समय हम लोग 82 में लगे तो हमें कोई सोच भी नहीं सकता था, घर वाले ही गाली बकते थे, हरामी पढ़ ले, ये कांसीराम तो मरेगा, तुम्हें और मरवाएगा। पर हमने कहा ना, तुम्हारे नेता जगजीवन राम, हमारा नेता कांसीराम। हमने जगजीवन राम को कभी नेता नहीं माना, हमने कांसीराम को नेता माना। तो लोग ये कहते थे कि 50 साल लगे रहना, जो तुम चूहे का बच्चा पैदा कर दो। 50 साल तो बहुत दूर के, 9 साल में हमने सरकार में शामिल हो गए। 84 में पार्टी बनी और 93 में हम सरकार में शामिल हो गए थे, और 95 में अपनी बना ली। तो यदि हम जैसे पागल लोग काम नहीं करते तो भाई फिर मतलब ये ना बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और कांसीराम साहब तो कैडर में क्रैक की परिभाषा बताते हैं, कभी कैडर देंगे तो बताएंगे। जो इस मिशन मूवमेंट में क्रैक हो जाए वही हमारा आदमी है, जिसे पागल कहने लगे लोग, घर वाले पागल कहने लगे, बच्चे पागल कहने लगे, समझे वो सबसे बड़ा मिशनरी आदमी वही हमारा है। तो क्रैक बनने में भाई टाइम लगता है। यदि क्रैक बनना है आप लोगों को तो वही तैयार हो ना, कमर कसना।
तब जाकर आपकी बात बनेगी। नहीं है, किसी जाति का नहीं है ये मूवमेंट, क्योंकि इसे जाति के नाम से बदनाम किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है। अरे बहुजन समाज पार्टी का नाम बहुजन, बहुत सारे जन, बहुत सारे समाजों को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी बनी है। मगर जाति इसलिए क्योंकि उसका बेस पार्टी का एक जाति विशेष है, क्योंकि इस सिस्टम में सबसे नीचे जो सबसे अन्याय अत्याचार जिसके ऊपर हो रहा है, वो आदमी को सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो भाई जिसकी जरूरत होगी वही तो भागेगा। अब जो मलाई खा रहा है उसे क्या जरूरत पड़ी है, जो ठुकाई खा रहा है वही चलेगा। तो ठुकाई खाने वाले नज़र आते हैं, ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं भाई ये तो जाति विशेष की पार्टी है, जबकि हमारी पार्टी सब जन समाज की पार्टी है, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है।